आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास कर रहे थे, तो एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास में हम आज नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन के यूनिट में हमने सेफ्टी एंड हेल्थ पढ़ लिया है। हमने ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स पढ़ लिए हैं, हमने एक्सीडेंट एंड सेफ्टी पढ़ लिया है, हमने फर्स्ट एड की क्लास करी है, हमने बेसिक प्रोविजंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी उनको पढ़ा है। और आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो है इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र के परिचय से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि मानव इस भ्रम में जीता है कि ये पृथ्वी मानवों के निवास के लिए मात्र बनी हुई है, तो ये उसकी सबसे बड़ी नासमझी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भौतिक विज्ञान की बिग बैंग थ्योरीज, रासायनिक विज्ञान के तत्वों का अध्ययन, जीव विज्ञान की जैविक विकास के क्रम का अध्ययन, ये सब बातें मिलकर इस बात के पर्याप्त सबूत देते हैं कि धरती के निर्माण में करोड़ों वर्ष लगे हैं, जिनमें से मानव विकास का क्रम मात्र 20 से 25 लाख वर्ष पुराना है। और उसमें से भी आधुनिक मानव यानी कि जो आज हम होमो सेपियंस के रूप में जीवित हैं, वो मानव इतिहास के मात्र 10,000 साल पुराने समय से ही एकमात्र मानव प्रजाति के रूप में रह रहे हैं। तो ये मानना कि ये पूरी धरती या उसके आसपास का सारा वातावरण सिर्फ मानवों के लिए है या उनके हित के लिए बना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जीव विज्ञान के अध्ययन क्या स्पष्ट करते हैं? जीव विज्ञान के अध्ययन ये स्पष्ट करके हमें बताते हैं कि मानव के पहले तमाम बड़े शक्तिशाली जीव इस धरती पर सर्वशक्तिमान प्रजातियों के रूप में रह चुके हैं। और इस बात को कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मनुष्य के शरीर के भीतर से लेकर बाहर तक मौजूद तमाम जीव, वनस्पतियां, जैविक एवं अजैविक तत्व, जीव एवं पदार्थ आपस में एक घनिष्ठ संबंध रखते हैं और परस्पर क्रिया द्वारा संचालित होते हैं। इन सभी तत्वों, जीवों, पदार्थों और उनके आपसी संबंधों के समूह को ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन किस तरीके से डिफाइन करी कि संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थल, जल एवं वायुमंडल और इस पर निवास करने वाले जीव एक विशिष्ट चक्र अथवा प्रणाली या तंत्र में परिचालित होते हैं और प्रकृति या पर्यावरण के साथ अपूर्व सामंजस्य स्थापित करके न केवल अपने अस्तित्व को बचाए रखते हैं, अपितु पर्यावरण को भी संचालित करते हैं। इस प्रकार जो हम इकोसिस्टम की एक वन लाइनर डेफिनेशन तक पहुंचेंगे वो क्या है कि इस प्रकार की रचना एवं कार्य की दृष्टि से जीव समुदाय एवं पर्यावरण एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इसी को हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से संबोधित करते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम, इसका जो मेन शब्द है, वर्ड है, ये कहाँ से आया है, इसको भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि संपूर्ण जीव समुदाय और पर्यावरण के इस अंतर संबंध को इकोसिस्टम का नाम सबसे पहले एजी टेंसले ने 1935 में दिया था। उसके पहले इकोसिस्टम को हम अलग दूसरे नामों से जानते थे। इकोसिस्टम जो इसका एक स्पेसिफिक वर्ड या नाम है, ये मिस्टर एजी टेंसले ने 1935 में दिया था। उन्होंने इसे परिभाषित करते हुए लिखा था कि पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक कारण अंतर संबंधित होते हैं। अब हम आगे मूव करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के बारे में जान लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक बेसिकली दो प्रकार के जो मेन घटक हैं वो दो होते हैं, जिनको हम जिन दो कैटेगरीज में डिवाइड करके रखते हैं। एक जैविक या फिर जीवीय घटक उनको बोलते हैं और दूसरे अजैविक घटक होते हैं। तो जैविक या फिर जीवीय घटक जो होते हैं वो भी दो प्रकार से फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी क्या है? वो स्वपोषित घटक। स्वपोषित घटक यानी जो अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। भोजन के निर्माण से यहाँ खाना पकाने से नहीं है, भोजन के निर्माण से जो अपने शरीर के अंदर ही ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं। तो वो भोजन का निर्माण कौन करता है? जैसे वनस्पतियां अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती हैं। तो वे सभी जीव जो
इसे बनाते हैं। स्वपोषित घटक कौन से होते हैं? वे सभी जीव इसे बनाते हैं जो साधारण कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त कर जटिल पदार्थों का संश्लेषण कर लेते हैं, अर्थात अपने पोषण के लिए स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे, ये घटक, इनको हम उत्पादक भी कहते हैं। उसके बाद में एक दूसरी कैटेगरी जो जैविक घटक के अंतर्गत आती है वो होती है परपोषित अंश। परपोषित अंश वो सारे जीव हैं जो कि स्वपोषित अंश द्वारा तैयार किए गए या पैदा किए गए भोजन के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे कि जीव जंतु, शाकाहारी जीव वनस्पतियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मांसाहारी जीव उन जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं जो वनस्पतियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए वो सारे के सारे क्या है, परपोषित कैटेगरी में आएंगे। अब इसकी जो एक दूसरा प्रकार है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक का, दूसरा प्रकार होता है अजैविक या फिर अजीवीय घटक। इसको फिर फर्दर हम लोग 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली कैटेगरी क्या होती है? जलवायु तत्व। जलवायु तत्व यानी कि हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद जलवायु से संबंधित जितने भी तत्व होते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, तापमान या फिर वर्षा इत्यादि। उसके अलावा कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में जैसे हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे जो पदार्थ होते हैं उनको हम कार्बनिक पदार्थ की कैटेगरी में रखेंगे। फिर अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इस तरह के जो तत्व हैं मौजूद हैं हमारी प्रकृति में, वो सारे के सारे अकार्बनिक पदार्थ हैं और वो भी अजैविक और अजीवीय घटक के अंतर्गत आते हैं। फिर हम नेक्स्ट आगे चल के पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ साइकिल्स काम करते हैं, कुछ चक्र काम करते हैं। तो कौन कौन से चक्र होते हैं? सबसे पहला और सबसे मुख्य चक्र होता है कार्बन चक्र, क्योंकि इतने भी ज्यादातर जीवी घटक हैं वो कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो इस कार्बन चक्र का मतलब क्या होता है? कार्बन तत्व के पूरे चक्रीकरण के इस जो प्रोसेस हो उसको हम कार्बन चक्र के रूप में समझते हैं। उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश का संश्लेषण करके जो भी जीव ऐसे होते हैं जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि हरे पौधे, बैक्टीरिया और शैवाल वगैरह, वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उनके भोजन को शाकाहारी जीव अपना भोजन बनाते हैं, मतलब उन वनस्पतियों को शाकाहारी जीव अपना भोजन बनाते हैं। मांसाहारी जीव उन शाकाहारी जीवों को अपना भोजन बनाते हैं और सारे शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के मरने के बाद उनका जो अपघटन है वो अपमार्जक जीव करते हैं। और ये सारे के सारे जीव सांस बाहर निकालने के समय CO2 के रूप में फिर से उस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर देते हैं, जो कि फिर वायुमंडल में चले जाते हैं और वायुमंडल से फिर वो जो अपना भोजन बनाने वाले जैविक घटक हैं जैसे पौधे, बैक्टीरिया, वो फिर से उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं। और इस तरीके से एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, पूरा एक चक्र बन जाता है जो लगातार चलता रहता है। इसी के साथ दूसरा हमारा जो चक्र होता है वो होता है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत क्या होता है? नाइट्रोजन जो कि एक पदार्थ है उससे संबंधित ये चक्र है। तो ये कैसे काम करता है? पहली बात तो ये है कि वातावरण यानी कि पर्यावरण में या वायुमंडल में, जिसको हम बोलेंगे, वायुमंडल में 79% यानी कि 79% नाइट्रोजन गैस ही मौजूद है। उसके अलावा नाइट्रोजन और भी तरीकों से मिट्टी में और इन सारी मिट्टी में और चट्टानों में नाइट्रोजन के कुछ तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन का सीधा उपभोग कोई भी जीव या वनस्पति सिवाय कुछ नाइट्रोजन स्थायीकरण जीवाणुओं के। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो सीधे नाइट्रोजन का उपभोग करते हैं। वो जीवाणु किसको सपोर्ट करते हैं? वो जीवाणु मदद करते हैं वनस्पतियों को, और वनस्पतियों के द्वारा वो नाइट्रोजन का अवशोषण, उस नाइट्रोजन के कुछ अलग फॉर्म्स का या फिर उसके अलग प्रकारों का अवशोषण पौधों में होता है, पौधों से जीवों में आता है, जीवों से फिर वायुमंडल में जाता है। जैसे ऑक्सीजन चक्र था उसी तरीके से नाइट्रोजन चक्र पूरा चलता है। उसके बाद में हम चलते हैं ऑक्सीजन चक्र पे। ऑक्सीजन चक्र क्या होता है? एक पहली बात तो ऑक्सीजन डायरेक्ट एक गैस के रूप में इस वायुमंडल में 21% की मौजूदगी रखती है।
उसके अलावा ऑक्सीजन का बहुत सारा हिस्सा ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, चट्टानों में और पानी में रहता है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये इसका एक और बड़ा हिस्सा आता है वनस्पतियों द्वारा। जब प्रकाश संश्लेषण यानी अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया करी जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के बाद में वो ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। तो इस तरीके से वायुमंडल में ऑक्सीजन के मौजूदगी के और आने के 3 सोर्स हो गए। वायुमंडल में मौजूद है, प्लस ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में चट्टानों और जल में मौजूद है, प्लस वनस्पतियों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। अब इस सारी ऑक्सीजन को की खपत कहाँ पे होती है? खपत होती है जो कि जीव मंडल के जो जीव जगत के जो जीव हैं वो अपने श्वसन के रूप में इसको ग्रहण करते हैं, और श्वसन के रूप में ग्रहण करने के बाद में इसको फिर उत्सर्जित करते हैं। अपने ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए उपयोग करने के बाद में वो उसको फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो कि फिर हमारे जो जीव थे जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते थे, यानी कि वैसे जीव जिनको हम क्या कह रहे थे, स्वपोषित जीव होते हैं। तो स्वपोषित जो जैविक घटक हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल दोबारा से कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ऑक्सीजन का भी एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की मौजूदगी एक रूप में और होती है, और वो रूप क्या है? वो रूप है ओजोन के रूप में। ओजोन के रूप में ऑक्सीजन कहाँ मौजूद है? हमारे वायुमंडल के ऊपर की परतों में ओजोन की एक परत के रूप में ऑक्सीजन मौजूद है, जो कि क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को धरती पर आकर जीव मंडल को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का ये ऑक्सीजन साइकिल होता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट साइकिल होता है जिसको हम बोलते हैं फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसका जो मेन उपयोग या मुख्य उद्देश्य या मुख्य उपयोग है जीव जगत में, वो क्या है? न्यूक्लियस एसिड के रूप में ये बनता है, जिससे हमारे डीएनए वगैरह का डिजाइन होता है। इसको हम डाई न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस एसिड के रूप में इसका एक रचनात्मक तत्व होता है जो फास्फोरस है, और ये जीव द्रव्य में मौजूद होता है, यानी हमारे जो कोशिकाओं में जो जीव द्रव्य मौजूद होता है उसके अंदर ये मौजूद होता है जो फास्फोरस है। और उसके अलावा फास्फोरस चट्टानों में भी होता है, और उसके अलावा सेल प्रकार की जैविक इकाइयों में भी होता है, और उन्हीं सेल के क्षरण से ही फॉस्फेट के रूप में मिट्टी में भी मिल जाता है और मिट्टी में भी मौजूद होता है। इस तरीके से ये हमारे 4 पारिस्थितिकी तंत्र के 4 मेजर या 4 बड़े साइकिल हैं जिनको हमने यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में हम पारिस्थितिकी तंत्र का कार्यात्मक स्वरूप यहाँ पे देखना, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो क्या है पारिस्थितिकी तंत्र? जो कि मैंने पहले भी बताया कि सदैव क्रियाशील रहता है, ये कभी भी फंक्शन करना बंद नहीं करता है। जहाँ पे भी ये फंक्शन करना बंद करेगा या इसका साइकिल कहीं पे भी टूटेगा तो शायद प्रकृति का संचालित होना है बहुत मुश्किल होगा, और वहाँ पे कोई नई ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसको हम आज की डेट में इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं या जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र सदैव क्रियाशील रहता है, उसी को इसके कार्यात्मक स्वरूप की संज्ञा दी जाती है। कार्यात्मक स्वरूप के अंतर्गत ऊर्जा प्रवाह, पोषकता का प्रवाह एवं जैविक तथा पर्यावरणीय नियमन सम्मिलित होता है, जो सामूहिक रूप से प्रत्येक तंत्र को परिचालित करता है। जैव भू रासायनिक चक्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है, जो जलवायु व्यवस्था के अनुरूप ऊर्जा प्रदान करता है। उत्पादक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन द्वारा शाकाहारी जीवों को भोजन प्रदान करते हैं, जिन पर मांसाहारी जीव निर्भर करते हैं। इस तरीके से जो पारिस्थितिकी तंत्र है एक साइकिल के रूप में, एक पूरे चक्र के रूप में चलता है। फिर इन्हीं जो मांसाहारी जीव हैं इनके अपघटन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के खनिज लवण दोबारा से बन जाते हैं, जो पुनः उत्पादक तक पहुंचते हैं। फिर ऊर्जा सूर्य से उत्पादक, फिर भोज्य तथा अपघटक तक पहुंचती है। सभी क्रियाएं नियमित रूप से इतनी सुचारू रूप से संपादित होती रहती हैं कि सामान्यतः हमें आभास नहीं होता है कि ये सब कुछ चल रहा है हमारे आसपास। अब पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ असंतुलन भी पैदा होते हैं। तो
पारिस्थितिकी तंत्र के जो असंतुलन हैं वो क्या होते हैं और कैसे पैदा होते हैं, उनके कारण क्या क्या हैं, उन कारणों को हम लोग समझ लेते हैं। तो वो कारण क्या है? सबसे पहले है जल विज्ञान का बदलना। जल विज्ञान का बदलना मतलब ये जो जल का स्वाभाविक तरीका है जल की मौजूदगी का, वो क्या है कि सतहों पर कुछ जल मौजूद है, धरती के अंदर कुछ, सतह के नीचे जल मौजूद है, और जल का अपना एक साइकिल होता है, जल की अपना एक चक्र होता है। जल सूर्य के प्रकाश से और सूर्य की गर्मी से वाष्पीकृत होता है, उससे बादल बनते हैं, बादलों से फिर दोबारा बारिश होती है, फिर धरती पे आता है, और जहाँ पर जल इकट्ठा होता है उससे वो आगे बढ़ने के लिए जो हमारी धरती का ऊपर नीचे जिस तरीके से की धरती की ज्योग्राफी है, ऊंचाई के आधार पे जल ऊपर से नीचे की ओर बहता है और वो अपना रास्ता स्वयं बना लेता है, जिससे तमाम सारी नदियों का निर्माण होता है और नदियों में पानी बहता रहता है। लेकिन इस पूरे तंत्र में मानव कहाँ अपना हस्तक्षेप करता है? मानव अपना हस्तक्षेप तब करता है जब मानव कृषि क्रांति शुरू करता है। कृषि क्रांति यानी कि वो कुछ वन क्षेत्रों या कुछ मैदानों में खेती करना स्टार्ट करता है। तो जब वो खेती करना स्टार्ट करता है तब उसे अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, अधिक पानी के दोहन की जरूरत पड़ती है। तो वो नदियों में जो उसके स्वाभाविक स्वरूप हैं उनमें कुछ बदलाव करता है, जैसे नदियों से नहर काट के निकाल लेना या उससे कुछ पानी खींच के बाहर लाना, नदी के किनारे से नदी से खींच के बाहर लाना और उसको इकट्ठा कर लेना, तालाब बना लेना। ये सारे जो तरीके हैं वो क्या है? जल के स्वाभाविक जो विज्ञान है कि जल का जो स्वाभाविक चक्र है उसको बदलने का तरीका हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जल का स्वाभाविक तंत्र जब प्रभावित हो जाता है तो वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे क्या होता है? पारिस्थितिकी असंतुलन बिगड़ जाता है। जैसे हमने बांध बना दिया कहीं पे, नदी पे बड़ा सा बांध बना दिया और पानी को रोक लिया, तो पानी को स्वभावतः जितनी तेजी से ऊपर से नीचे पहाड़ों से निकलकर समंदर में जाके मिल जाना था उसको हमने रास्ते में बाधित कर दिया। तो इस तरीके से क्या हो गया? जल विज्ञान को हमने बदल दिया। उसी तरीके से दूसरा एक बड़ा कारण क्या होता है? उर्वरकों का बड़े पैमाने पे उपयोग। उर्वरकों का बड़े पैमाने पे उपयोग करने से क्या होता है कि उर्वरकों में हम ज्यादातर नाइट्रोजन बेस्ड चीजें डालते हैं। जैसे मैंने बोला कि वनस्पतियों को उगने के लिए डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं चाहिए होती, लेकिन नाइट्रोजन का उनको सपोर्ट चाहिए होता है। तो उस नाइट्रोजन का सपोर्ट देने के लिए हम तमाम तरीके के रासायनिक उर्वरक बनाते हैं नाइट्रोजन बेस्ड। उनको जब हम उन वनस्पतियों को उगाने के लिए उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं तो होता क्या है कि उसमें से 50-60% जो नाइट्रोजन होती है वही उपयोग में आती है। बाकी की नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में जमीन की सतह पर मिल जाती है या फिर पानी में मिल जाती है, और नाइट्रोजन की अधिकता उस जमीन की सतह को और पानी दोनों को प्रदूषित करती है। तो इस तरीके से हम असंतुलन का एक और कारण इसमें देखते हैं, उर्वरकों को बड़े पैमाने पर उपयोग करने को। फिर कीटनाशकों के बड़े पैमाने पर उपयोग, ये भी पारिस्थितिकी असंतुलन का एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें क्या होता है कि जब हम खेती करते हैं, ये भी कृषि क्रांति के बाद से ही एक तरीके से एक हस्तक्षेप प्रकृति में हमारे मनुष्यों द्वारा उत्पन्न हुआ। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम जब कृषि करते हैं तो उसमें जो हम जिस चीज की फसल बोते हैं उस फसल के अलावा उसके आसपास के जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण करके और बहुत सारी अवांछित वनस्पतियां भी उगने लगती हैं, या कई बार उसमें अलग अलग तरीके के जीवों का हमला हो जाता है जो उनके लिए भी वो भोजन है, हमारे लिए भी भोजन है, लेकिन हम अपने लिए भोजन सुरक्षित करने के लिए उनको वहां से दूर भगाना चाहते हैं, उन जीवों को या उन अवांछित वनस्पतियों को वहां से हटाना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम तरह तरह के रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं कि अगर वो कीड़े अपना भोजन, जैसे कुछ टिड्डियां हैं, वो अपना भोजन तलाशने के लिए हमारे खेत में आ जाती हैं, तो टिड्डियों को भगाने के लिए या टिड्डियों को मारने के लिए हम कुछ ऐसे विषैले पदार्थों का उपयोग करते हैं जो टिड्डियां ना झेल सकें। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो हमने कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है वो धीरे धीरे हमारी जो
धरती की परत है या मिट्टी है उसमें अवशोषित होती जाती है, और अवशोषित होने के साथ साथ वो मिट्टी को और उसमें संपर्क में आने वाले पानी को और यहाँ तक कि हमारे भोजन को भी प्रदूषित कर देती है। तो इस तरीके से कीटनाशकों का बड़े पैमाने उपयोग जो है वो भी पारिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन का एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा क्या होता है, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन। पृथ्वी की सतह में परिवर्तन क्या होता है कि पृथ्वी जो स्वाभाविक रूप से जिस तरह से स्वाभाविक रूप से बनी है उसमें परिवर्तन मनुष्य अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें काफी तरीके का परिवर्तन कर देता है। जैसे हम जंगल को काट के वहां पे खेत बना दें, या जंगल को काट के वहां पे शहर बना दें, या जंगल को काट के वहां पे बिल्डिंग बना दें। एक सतही परिवर्तन हमने ये कर दिया। दूसरा परिवर्तन हमने क्या किया कि जो मिट्टी है, मिट्टी में कुछ उर्वरक मिला है और उसकी मिट्टी को जो स्वाभाविक रूप से मिट्टी थी उसको हमने परिवर्तित कर दिया। इस तरीके से हमने पृथ्वी की सतह पे कई तरह के परिवर्तन कर दिए हैं। तो पृथ्वी की सतह पर भौतिक और जैविक गुणों में मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक परिवर्तनों से वातावरण और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो इस तरीके से ये एक बड़ा कारण है। फिर इसके बाद में क्या होती है, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा को हम एसिड रेन भी बोलते हैं। एसिड रेन का मतलब क्या होता है? एसिड रेन का मतलब ये होता है कि जब हम बहुत सारी मानव निर्मित गतिविधियों को संचालित करते हैं और उसमें हम बहुत तरीके के ईंधनों का उपयोग करते हैं और बहुत तरीके का उत्सर्जन करते हैं, बहुत गैसों का उत्सर्जन करते हैं, बहुत तरीके के पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं जो कि हमारे वायुमंडल में जाके इकट्ठा हो जाता है। और जब पानी बरसता है तो उस पानी और उन गैसों के बीच में रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उस रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से जो पानी बरसात में उसमें गिरता है वो शुद्ध पानी नहीं होता है, उसमें एसिड के गुण आ जाते हैं, उसमें अम्ल के गुण आ जाते हैं, कुछ अम्लीय गुण आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो वो अम्लीय बारिश होती है, वो पानी जब नीचे गिरता है तो यहाँ की छोटी मोटी वनस्पतियों को, छोटे मोटे जीवों को, यहाँ तक कि हमारे वातावरण को, हमारे परिवेश को भी प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरीके से अम्ल की जो बारिश है, अम्ल की बारिश है, वो भी अम्ल वर्षा, ये भी पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। जैसे जैसे हम ईंधन का अधिक खपत करते हैं, ईंधन का उपयोग करते हैं, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है वो हमारे वायुमंडल के चारों तरफ एक कवच के रूप में एक धुंध क्रिएट कर देती है। उस धुंध के कारण क्या होता है कि उसके बीच में जो सूरज की किरणें आती हैं और यहाँ से जो उनको परावर्तित होके वापस, किरणों के कुछ हिस्सों को जो परावर्तित होके वापस चले जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, वो हिस्सा यहीं पर रह जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पृथ्वी का जो औसत तापमान होना चाहिए, जिस मौसम में जैसा औसत तापमान होना चाहिए वो वैसा ना रह के वो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हम आने वाले चैप्टर्स में ग्लोबल वार्मिंग का डिटेल में अध्ययन भी हमें करना है, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग भी क्या कर रहे हैं, हमारे पारिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित करता है। ये पारिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित करता है और असंतुलन को बढ़ाता है। जंगलों की आग ये तो सर्वविदित एक फैक्ट है कि जो आग का उपयोग है मनुष्य की सभ्यता के विकास में बहुत बड़ा हाथ रखता है। लेकिन आग का कुछ उपयोग है और कुछ दुरुपयोग है। जब आग का हम जरूरत भर प्रयोग करते हैं तो उसे हम आग का उपयोग बोलते हैं, लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा अंधाधुंध आग का प्रयोग करते हैं तो उससे बहुत सारे ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब जंगलों में कभी स्वाभाविक रूप से आग लग गई, कुछ तो प्राकृतिक रूप से जंगलों में रगड़ से या कहीं और किसी प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं उनसे आग कभी कभी जंगलों में स्वयं भी लग जाती है, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ मानव निर्मित एक्टिविटीज से, कुछ मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाकलापों से जंगलों में आग लग जाती है। और उस आग की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जंगली जानवर शिकार होते हैं, बहुत सी वनस्पति नष्ट हो जाती है, और इस तरीके से ये
पारिस्थितिकीय संतुलन को बिगाड़ देता है, क्योंकि हमारे वनस्पतियां कम हो जाती हैं और उसके बदले में जो उससे दूषित गैसें हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये पारिस्थितिकीय असंतुलन को बिगाड़ देता है। एक और कारण क्या होता है? अतिचारण। अतिचारण ओवर ग्रेजिंग भी बोलते हैं, यानी कि वनस्पतियों का आवश्यकता से अधिक दोहन कर लेना। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक क्षेत्र है जिसमें घास ऐसी लगी हुई है जिसको एक बार काटने के बाद में 5 दिन लगते हैं उसको उगने में, और उस पूरे क्षेत्र को अगर एक साथ जानवरों को चराने के लिए लगाया जाए तो मान लेते हैं कि उस क्षेत्र में 50 जानवर मिलके उस घास को चर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर 10 जानवर हैं तो हम क्या करेंगे? उसके 1/5 हिस्से को 10 जानवर चरेंगे एक दिन, दूसरे दिन दूसरे 1/5 को, तीसरे दिन तीसरे 1/5 को, चौथे 1/5 को, पांचवें दिन 1/5 को, और जब 5वें दिन के बाद वो छठे दिन वापस खाने जाएंगे जो पहले 1/5 का आया था उन्होंने, वो दोबारा से उग जाएगा, क्योंकि उस घास को उगने में 5 दिन का वक्त लग रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक बैलेंस बरकरार रहेगा, क्योंकि उस घास में खाने की क्षमता कितने जानवरों की है? मात्र 10 जानवरों की है। 10 जानवर अगर खाते रहेंगे उस क्षेत्र में खाना या घास चरते रहेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग करें, यानी कि हम 10 के बजाय 50 जानवर छोड़ दें, तो क्या होगा? वो 2 दिन में ही खा के साफ कर देंगे। 2 दिन में खा के साफ कर देंगे या 1 दिन में खा के साफ कर देंगे। 1 दिन में जब वो खा के साफ कर देंगे, दूसरे दिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। अब इस स्थिति में क्या करेंगे? वो किसी दूसरे मैदान को हथियाएंगे, जाके किसी दूसरे मैदान को खाएंगे जी। इस तरीके से क्या होगा कि जो वनस्पति मौजूद रहनी चाहिए धरती पे वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? ओवर ग्रेजिंग बोलते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग में जब वनस्पति का ज्यादा चरण कर लिया जाता है तो उसे हम अतिचारण या फिर ओवर ग्रेजिंग बोलते हैं। ये भी हमारे पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदार कारण है। फिर वनों की कटाई, ये तो हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि वनों की कटाई करके मनुष्यों ने अपने इस्तेमाल के लिए बहुत सारा जमीन का हिस्सा हथिया लिया। अब उन्होंने वनों की कटाई करके वहाँ पे खेत बनाए गए, वनों की कटाई करके वहाँ पे जमीनों पे बिल्डिंगें बनाई गई, वहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित किए गए। इस तरीके से बहुत सारे जंगलों को काट दिया गया। एक अनुमान के मुताबिक 19वीं सदी के मध्य तक मनुष्यों ने लगभग 33% जंगलों को समाप्त कर दिया है। और अगर इतनी तेजी से जंगल समाप्त होते रहे तो पारिस्थितिकीय असंतुलन बहुत तेजी से बनने वाला है, क्योंकि जंगल रहेंगे नहीं, जंगल में वनस्पतियां होती हैं, वनस्पतियां ही तो प्राथमिक उत्पादक हैं जिनके भरोसे पे सारे जीवों का जीवन टिका हुआ है। और अगर उनकी कटाई ज्यादा हो जाएगी और जीवों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी तो ये तो बहुत बड़ी असंतुलन की स्थिति होगी। तो इसीलिए वनों की कटाई एक बहुत बड़ा कारण है पारिस्थितिकीय असंतुलन के लिए। फिर खनन गतिविधियों के अंतर्गत क्या होता है? जब इंसानों ने बहुत तरीके के पदार्थों का इस्तेमाल करना सीख लिया ये हमारा कांस्य युग, लौह युग, वो सब जो युग हम इतिहास में पढ़ते हैं, जब इंसान अलग अलग पदार्थों का इस्तेमाल करना सीखता है, अलग अलग धातुओं का इस्तेमाल करना सीखता है, तो उसे जब उनका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है तो उसका अधिक से अधिक दोहन करना शुरू कर देता है। तो अधिक से अधिक दोहन करने के लिए वो क्या करता है कि वो जहाँ पे भी वो खनिज पदार्थ मौजूद है वो उनका निष्कर्षण करने लगता है, यानी कि जमीन के अंदर जहाँ पर भी वो पदार्थ मौजूद है उनकी खुदाई करके उनको निकालने लगता है और अपने उपयोग में लाने लगता है। अब इससे क्या होता है कि जिन तत्वों की मौजूदगी लगातार धरती पे बनी रहनी चाहिए, अगर उनको बहुत तेजी से उनकी खपत कर ली जाएगी और उतनी तेजी से जितनी तेजी से उनको दोबारा बनने में लगता है, अगर हम उतना समय उसको नहीं देंगे तो ये एक बहुत बड़े असंतुलन का कारण बनेगा। क्योंकि जितने पदार्थ अभी तक मौजूद हैं वो तो हम उसका तो खपत कर लेंगे, लेकिन नया पदार्थ तो बन के आया नहीं। जैसे एक अनुमान के मुताबिक जो कोयला या फिर जो कच्चा तेल है जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, तो अभी तक के उपलब्ध जो हमारे पास उपलब्ध स्रोत हैं, अगर उनका हम इसी तेजी से दोहन करते रहे तो लगभग 2050 आते आते वो कच्चा तेल और कोयले
को हम लगभग खत्म कर चुके होंगे। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि वो खनिज तो रहा नहीं, तो अब उसके उपयोग पर जहाँ तक हम निर्भर कर रहे थे, या तो उसके बदले में हम कुछ नई चीज की खोज करके उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन पारिस्थितिकी असंतुलन को हम लोग बना चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से खनन गतिविधियां भी पारिस्थितिकी असंतुलन का एक बहुत बड़ा कारण होती हैं। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी असंतुलन के कुछ और कारणों का। तो एक बड़ा कारण औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण मैंने आपको बताया ही। औद्योगिकरण हमारी बढ़ती जनसंख्या की जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जरूरी था, क्योंकि मनुष्यों की संख्या बढ़ गई है, उनके पास उपलब्ध रिसोर्सेज की, उपलब्ध संसाधनों की संख्या की कमी है। तो हमें संसाधनों को तेजी से बनाना था, और तेजी से बनाने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? औद्योगिकरण के बाद से। तो औद्योगिकरण के युग में क्या हुआ कि हम संसाधनों का उपयोग करते हुए, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए उपभोग की वस्तुओं को बहुत तेजी से बना सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि हमने बहुत तेजी से चीजों को उपभोग करना शुरू कर दिया, और उतनी ही तेजी से अपनी आबादी को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये एक पारिस्थितिकीय संतुलन का बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जीवों को अपने धरती पर रहने का उनके मौके कम हो गए, और बहुत सारे जीव विलुप्त हो गए, इंसानों की प्रजातियां बढ़ती गई। उसके बाद में क्या हुआ, एक उसी से औद्योगिकरण से ही एक और टर्म निकल के आया, नगरीकरण या शहरीकरण। क्योंकि जहां जहां उद्योग स्थापित हुए उसके आसपास के क्षेत्रों में जाकर लोग रहने लगे, ताकि वहां पे अपने रोजगार, अपनी रोजी रोटी का संसाधन उनको मुहैया हो सके। उसके साथ साथ में क्या हो सके कि उनको एक साथ रहने का और अपने जीवन यापन के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाने का मौका मिले। तो इससे बहुत सारी घनी बस्तियां बन गई। घनी बस्तियों में बहुत सारी भीड़ एक साथ, बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे। अब वहां पर दो तरीके से इसका पर्यावरणीय पारिस्थितिकी असंतुलन ये उत्पन्न करते हैं। पहली तो ऐसे क्षेत्रों के आसपास कोई भी जंगली जानवर को बचने की या रहने की संभावना नहीं रह जाती है। तो जो इंसान को छोड़ के बाकी जीव हैं, उनके लिए वहां पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ वहां पे वही जीव रह सकते हैं जिनको इंसान खुद पाल के रखता है, जैसे गाय भैंस या फिर कुत्ते बिल्ली वगैरह जो इंसान स्वयं पालता है। वैसे जीव तो नगरीकरण इन शहरों में रह सकते हैं या नगरों में रहते दिखते हैं, लेकिन उसके अलावा जंगली जानवर यहाँ पे नहीं दिखते हैं। तो एक खतरा तो जंगली जानवरों के लिए पैदा हो गया। दूसरी बात, नगरों को बचाने के लिए तमाम जंगल को काट दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। तीसरी बात, जब बहुत घनी आबादी में बहुत सारे व्यक्ति एक साथ रहते हैं तो वो बहुत तरीके के उत्सर्जन करते हैं, बहुत कूड़ा करकट, और उनके आसपास वो खाना बनाते हैं, ईंधन जलाते हैं, तो तमाम तरह की गैसेस उत्पन्न होते हैं। वो सारे के सारे उद्योग चलते हैं, तो उद्योगों से गैसेस उत्पन्न होते हैं, तो वो सारे के सारे पर्यावरण में इकट्ठा होती जाती हैं और वो पर्यावरण को प्रदूषित करती रहती है, जिससे पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा होता है। उसके अलावा क्या होता है एक और बड़ा कारण है आनुवांशिक साधनों का नुकसान। आनुवांशिक साधनों का नुकसान क्या होता है? आनुवांशिक साधनों का नुकसान मतलब जो भी जीव जंतु, मैंने जैसे बताया कि धरती पर सिर्फ इंसानों को रहने का अधिकार ही नहीं है, धरती पे मौजूद और भी जितने जैविक जंतु हैं, क्योंकि इंसानों को विकास भी क्रमिक विकास क्रम में एक कोशिकीय जीवों से लेके बहुकोशिकीय जीव तक इंसान और दूसरी सारी जानवरों की प्रजातियों का विकास हुआ है। लेकिन हम जिस तरीके से प्रकृति का दोहन, इंसान के रूप में हम जिस तरीके से प्रकृति का दोहन लगातार करते जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पारिस्थितिकीय असंतुलन बन रहा है। और उस असंतुलन से क्या हो रहा है, बहुत सारे आनुवांशिक संसाधनों का नुकसान हो रहा है। आनुवांशिक संसाधन क्या होते हैं? जो और जीव जंतु हमारे आसपास मौजूद हैं, वो तमाम तरीके के बदलाव के कारण बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका ह्रास होता जा रहा है, वो समाप्त होते जा रहे हैं, वो विलुप्त होते जा रहे हैं, वैसे वैसे पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिति बिगड़ती जा रही है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि इंसानों ने जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे इंसानों का धीरे धीरे प्रसार होता रहा, वैसे वैसे तमाम बड़े बड़े जीव भी विलुप्त होते रहे। लगभग 14,000 साल पहले संयुक्त राज्य के मैदानों में मेस्टोडॉन और
मेस्टोडॉन और रेडिंट नाम के बड़े बड़े जीव हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही 14,000 से करीब 12,000 साल पहले मानवों का कुछ हिस्सा वहाँ जाके रहना शुरू किया और उनका विकास जैसे जैसे शुरू हुआ, वहाँ के जंगलों से कुछ बड़े जीव धीरे धीरे विलुप्त हो गए। वैसे क्या होता है इसका सबसे उसके बाद और ऐसा नहीं है कि ये वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से केवल वहीं पे हुआ। इंसानों का समूह जहाँ जहाँ धरती पे फैलता गया, वहाँ वहाँ ऐसे तमाम उदाहरण देखने मिलते हैं। लगभग 5,000 साल पहले बड़े आकार के स्थल होते थे, स्थल जीव होते थे, बड़े बड़े आकार के होते थे। वो क्यूबा के आसपास निवास करते थे। लेकिन जब वहाँ पे 5,000 साल पहले इंसानों के जत्थे पहुंचे और इंसानों ने धीरे धीरे अपना विकास शुरू किया, तो कुछ 100 सालों में वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए। और इसके सबसे ताजा उदाहरण, अब इस थ्योरी को प्रूव कर सकता है, क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं 5,000 साल पहले की स्थितियों को हम बहुत अच्छी तरीके से नहीं उसके प्रमाण दे सकते हैं, या 14,000 साल पहले के प्रमाणों पे हम भरोसा शायद कम करें। लेकिन जो इसके सबसे नजदीकी उदाहरण है, उनमें से भी कुछ उदाहरण है। गालापागोस के द्वीप हैं इस दुनिया में। तो गालापागोस के द्वीप 19वीं सदी तक मानव सभ्यता से अछूते रहे थे। वहां पर मानव नहीं पहुंचे थे क्योंकि वे द्वीप के रूप में मौजूद थे। तो 19वीं सदी के आसपास कुछ मानव वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर अपनी बस्तियां बसाई। और जैसे जैसे वहां पर बस्तियां बसाई, वहां के कुछ बड़े बड़े जीव धीरे धीरे, जिनमें से कुछ विशालकाय कछुए भी थे, वो धीरे धीरे वहां से विलुप्त होते चले गए। और आज की डेट में अगर हम खड़े होकर बात करें तो लगभग 1,000 से ज्यादा पक्षियों और स्तनधारियों की ऐसी जातियां हैं, ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। और अगर इसी तरीके से पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण बढ़ते रहे तो उनका विलुप्त होना लगभग तय है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये पारिस्थितिकी असंतुलन क्रिएट करते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो पारिस्थितिकी असंतुलन बनाते हैं। तो हमने इस चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ा? इस चैप्टर के अंतर्गत हमने अपने परिवेश के बारे में, अपने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा। फिर इकोसिस्टम के कौन कौन से घटक होते हैं, इकोसिस्टम के घटक आपस में कैसे संबंध स्थापित करते हैं और उन संबंधों का परिचालन कैसे होता है, कौन से चक्र होते हैं जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद हैं। और इस पारिस्थितिकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी, इस पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के क्या कारण होते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमने इसको खत्म किया। इस पारिस्थितिकी असंतुलन से क्या पैदा होता है? पॉल्यूशन पैदा होता है, प्रदूषण पैदा हो रहा है। उस पॉल्यूशन के बारे में या प्रदूषण के बारे में, या प्रदूषण जो है पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा कर रहा है, तो उस प्रदूषण के बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रदूषण का ही है, तो हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।